हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में सेल्स ऑफ गुड्स से सेक्शन नंबर 17 कैविट एम्प्टर तक कंप्लीट कर लिया था, तो हम इस वीडियो में सेक्शन नंबर 18 से आगे का कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं सेक्शन नंबर 18 से। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का सेक्शन नंबर 18 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 18, गुड्स मस्ट बी असर्टेन्ड। गुड्स जो होने चाहिए वो हमेशा जिन गुड्स की डीलिंग हो रही है वो असर्टेन्ड होना चाहिए। असर्टेन्ड मीन्स वो गुड्स जो कि बल्क में से सेपरेट किए गए हैं। When there is a contract of sale of unascertained goods, जब भी unascertained goods की डीलिंग की जाती है, no property in goods transferred to the buyer unless until goods are ascertained। जब भी unascertained goods की डीलिंग की जाती है, मतलब वो गुड्स जो कि बल्क में पड़े हुए हैं, गोडाउन में पड़े हुए हैं, जो कि अभी आइडेंटिफाइड नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है, तो जो गुड्स की प्रॉपर्टी है वो तब तक पास नहीं की जाएगी जब तक कि वो असर्टेन्ड नहीं हो जाएंगे, मतलब बल्क में से सेपरेट नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन नंबर 19। सेक्शन नंबर 19 हमें क्या कहता है? प्रॉपर्टी पासिस व्हेन इंटेंडिंग टू पास। प्रॉपर्टी जब पास की जाएगी जब उनका डिसाइड किया गया है पार्टीज के बीच कि कब उस प्रॉपर्टी को पास करना है। और प्रॉपर्टी किन गुड्स के पास की जाएगी? स्पेसिफिक गुड्स और असर्टेन गुड्स की। स्पेसिफिक गुड्स और असर्टेन गुड्स जो कि आइडेंटिफाइड किए गए हैं डीलिंग्स के दौरान। When there is a contract of sale, the property in goods is transferred to the buyer at such time as parties intend to be transferred। जैसा कि जिस टाइम पे पार्टीज ने डिसाइड करा है कि उन गुड्स की प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर करनी है, उस टाइम पे वो ट्रांसफर कर दी जाएगी। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन नंबर 20। सेक्शन नंबर 20 क्या कहता है? स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट। स्पेसिफिक गुड्स हमारे डिलीवरेबल स्टेट में कब आते हैं? द प्रॉपर्टी इन गुड्स, हमने पीछे से सेक्शन नंबर 2 में डेफिनेशंस में पढ़ा है कि डिलीवरेबल स्टेट्स में गुड्स कब होते हैं? जब जो बायर है उन गुड्स की डिलीवरी लेने के लिए बाउंड हो जाए, तो हम उसको कहते हैं, उन गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में कहते हैं। द प्रॉपर्टी इन गुड्स पासिस टू द बायर व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, नॉट मैटर वेदर द टाइम ऑफ पेमेंट और डिलीवरी इज पोस्टपोन्ड। मतलब जब गुड्स की प्रॉपर्टी पास की जानी है बायर को, जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट जब बन रहा है उसमें लिखा है, ये डिपेंड नहीं करता कि पेमेंट की क्या टाइम रहने वाला है या डिलीवरी का क्या टाइम रहने वाला है, या फिर पोस्टपोन भी किया जा सकता है उसको। लेकिन जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होनी है उन गुड्स की, वो उसी टाइम में ट्रांसफर की जाएंगी। तो ये हमारा सेक्शन नंबर 20 कहता है। फॉर एग्जाम्पल, एक्स गोज इनटू द शॉप एंड बाइज टीवी एंड आस्क्स द शॉपकीपर फॉर इट्स होम डिलीवरी। अब एक्स जो होता है एक शॉप पे जाता है और टीवी बाय कर लेता है और शॉपकीपर को कहता है कि हमें इसको होम डिलीवरी चाहिए। द शॉपकीपर एग्रीज टू डू इट। अब शॉपकीपर उसको कह देता है कि हाँ हम कर देंगे। द टीवी इमीडिएटली बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ एक्स। लेकिन उसी टाइम, मतलब अभी डिलीवरी हुई भी नहीं है, लेकिन उसी टाइम एक्स जो है उसका ऑनर बन जाएगा, यानी उस वक्त ही उसकी प्रॉपर्टी गुड्स की पास हो जाएगी उस टाइम पर, चाहे डिलीवरी का टाइम कुछ भी हो या फिर पेमेंट का टाइम कुछ भी हो। ये हमारा सेक्शन नंबर 20 कहता है। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन नंबर 21। स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट इन अ डिलीवरेबल स्टेट। डिलीवरेबल स्टेट्स को, स्पेसिफिक गुड्स जो होते हैं उनको डिलीवरेबल स्टेट में कैसे लाया जाता है? पुट इन व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्पेसिफिक गुड्स एंड द सेलर इज बाउंड टू डू समथिंग टू द गुड्स टू पुट देम इनटू डिलीवरेबल स्टेट, द प्रॉपर्टी डजंट पास अंटिल सच थिंग इज डन। मतलब जब भी गुड्स को डिलीवर किया जाने वाला है तो सेलर को कुछ ना कुछ ऐसी चीज कर देनी चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा एक्टिविटी कर देनी चाहिए कि वो जो गुड्स हैं वो डिलीवरेबल स्टेट में आ जाए। अगर ऐसी एक्टिविटी नहीं की जाएगी तो उस गुड्स की प्रॉपर्टी पास नहीं की जाएगी, डजंट पास। ठीक है, जैसे कि उसको मान लो बल्क में से निकाल के रख दें, अनअसर्टेन गुड्स हैं गोडाउन में पड़े हुए हैं, तो फिर उन गुड्स को असर्टेन कर दे सके, बल्क में से निकाल के सेपरेट कर दे। तो उसने ऐसा कुछ ना कुछ एक्टिविटी करी जिससे कि गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में आ गए। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन नंबर 22। स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट व्हेन द सेलर हैज टू डू एनीथिंग देयर टू इन ऑर्डर टू असर्टेन प्राइस। जब गुड्स जो स्पेसिफिक गुड्स जो होते हैं वो डिलीवरेबल स्टेट में आते हैं, तो जो सेलर है उसको कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी चाहिए जिससे कि वो क्या कर सके, प्राइस का असर्टेनमेंट कर सके, मतलब प्राइस को डिसाइड कर सके। When there is a contract of sale of specific goods in deliverable state, but the seller is bound to wait, measure, test, or do some other act or a thing to ascertain the price, the property do exist pass until such act or thing is done।
मतलब जब तक अगर उस गुड्स को उसको डिलीवरेबल स्टेट में लाने हैं तो प्राइस का असरटेनमेंट करने के लिए, मतलब प्राइस डिसाइड करने के लिए, या तो गुड्स अगर वेट करने वाला तो उसको वेट कर ले, मेजर कर ले या टेस्ट कर ले, ताकि वो जो गुड्स हैं वो डिलीवरेबल स्टेट में आ पाए और उनका प्राइस भी डिसाइड कर पाए। ये हमारा सेक्शन नंबर 22 कहता है। जब तक ये एक्टिविटी नहीं की जाएगी उसके प्राइस को डिसाइड करने के लिए, तब तक गुड्स जो हैं वो डिलीवरेबल स्टेट में नहीं आएंगे। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन नंबर 23। इसका सब सेक्शन 1 क्या कहता है? सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन। जब भी हम अनअसर्टेन गुड्स की डीलिंग करते हैं बाय डिस्क्रिप्शन, मतलब उसको डिस्क्राइब करके, व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ अनअसर्टेन्ड और फ्यूचर गुड्स, अनअसर्टेन्ड गुड्स और फ्यूचर गुड्स मतलब अनआइडेंटिफाइड गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन एंड इन अ डिलीवरेबल स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स देयरऑन पासेस टू द बायर। जब भी हम अनअसर्टेन गुड्स की डीलिंग करते हैं डिस्क्रिप्शन के थ्रू, मतलब उसको बता कर कि जो आपको फ्यूचर में जो गुड मिलने वाला है वो कैसा होने वाला है, तो तब उसकी गुड्स की प्रॉपर्टी जो होती है वो बायर को पास की जाती है। नेक्स्ट इसका 23 का सबसेक्शन 2, डिलीवरी टू द कैरियर। जब हम कैरियर के थ्रू डिलीवरी करते हैं, व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द सेलर डिलीवर गुड्स टू द बायर और टू अ कैरियर। जब हम कैरियर के थ्रू डिलीवर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अ बिल ऑफ लैडिंग ऑफ रेलवे पार्सल इज मेड आउट इन द नेम ऑफ द बायर। जब हमने मान लो बायर के नेम पर एक बिल ऑफ लैडिंग काट के रख दिया एंड इज सेंड टू हिम द ओनरशिप पासिस टू द बायर, तो उसी वक्त जब हमने बिल ऑफ लैडिंग उसको उसके नेम में काटा, इशू किया, तब उसी वक्त जो प्रॉपर्टी है द ओनरशिप पासिस टू द बायर, उसी वक्त ओनरशिप जो है वो बायर को पास की जाएगी। इन एक्सीडेंटल लॉस और बाय थेफ्ट द सेलर विल नॉट बी लायबल। अब मान लो जो गुड्स है वो रेलवे के थ्रू पार्सल किया जा रहा है, तो उस बीच अगर कुछ भी एक्सीडेंटल लॉस वगैरह हो जाते हैं, थेफ्ट हो जाती है, तो जो सेलर है वो इस चीज के लिए लायबल नहीं है, क्योंकि उसने जब बिल ऑफ लैडिंग उसके नेम में काटा था तभी उसकी जो प्रॉपर्टी है उन गुड्स की वो बायर को पास की गई थी, मतलब वो बायर जो है उस वक्त उसका ऑनर बन चुका था। तो आगे जितने भी लॉसेज आते हैं पार्सल के दौरान, बिल ऑफ लैडिंग, रेलवे के दौरान, तो जितने भी लॉसेज हैं उसके लिए ऑनर लायबल है, यानी बायर लायबल है। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन नंबर 24। सेक्शन नंबर 24 का इस थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है। गुड्स सेट ऑन अप्रूवल और सेल और रिटर्न। या तो हम अप्रूवल बेसिस और या फिर सेल या रिटर्न बेसिस पर हम गुड्स को क्या करते हैं, बेच देते हैं। मतलब द प्रॉपर्टी देयरइन पासेस टू द बायर, तो प्रॉपर्टी कब पास होती है बायर को? व्हेन ही सिग्निफाइज द अप्रूवल और एक्सेप्टेंस टू द सेलर और डज एनीथिंग अदर एक्ट अडॉप्टिंग द ट्रांजेक्शन। जब या तो वो अपनी एसेंट दे दे, सिग्निफाई कर दे, अपना अप्रूवल दे दे कि हाँ मेरे को ये गुड्स पसंद आ गया और अब मैं इसको रख रहा हूँ, इस ट्रांजेक्शन को अडॉप्ट कर रहा हूँ, तो जो उसी वक्त उसकी गुड्स की प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, बायर को ट्रांसफर हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल इसका ही एक एग्जाम्पल नंबर 1, पी ब्रॉट अ गिटार फ्रॉम क्यू। पी ने क्या करा, क्यू से गिटार खरीद के लाया, मतलब लाया खरीद के नहीं, ऑन अ कंडीशन, एक शर्त पे लाया, दैट ही विल परचेज इट इफ इट लाइक इट। वो उसको खरीदेगा जब अगर उसको पसंद आएगा, इफ ही लाइक इट, ये कंडीशन है। अगर नहीं पसंद आया तो उसको वो वापस कर देगा। तो आफ्टर अ वीक पी इन्फॉर्म द क्यू। एक हफ्ते बाद क्या हुआ, पी ने क्यू को इन्फॉर्म कर दिया दैट ही हैज एग्रीड टू परचेज इट, कि उसको वो पसंद आ गया, वो उसको खरीद रहा है। तो उस वक्त जब उसने अपना एसेंट दे दिया पी ने कि उसे वो गिटार पसंद आ गया, तो उसी वक्त जो ओनरशिप है ट्रांसफर कर दी जाएगी। नेक्स्ट केस है हमारा, इफ ही डजंट सिग्निफाई हिज अप्रूवल बट रिटेन द गुड्स विदाउट गिविंग नोटिस ऑफ रिजेक्शन। मतलब इस केस में क्या हुआ है, उसने अप्रूवल नहीं दिया है लेकिन गुड्स को क्या कर लिया, रिटेन कर लिया है और रिजेक्शन का भी नहीं बोला है। मतलब जो जिससे गुड्स वो खरीद के लाया उसको रिजेक्शन का भी नहीं बोला है। इफ अ टाइम हैज बीन फिक्स्ड फॉर रिटर्न और एक्सपायरेशन ऑफ सच टाइम, अगर मान लो एक हफ्ते तक का उसको वक्त दिया है, इफ नो टाइम हैज बीन फिक्स्ड ऑन एक्सपायरेशन ऑफ अ रीजनल टाइम, तो उसको रिजेक्शन तो देनी थी। अगर टाइम डिसाइड कर लिया गया था तो उसको रिजेक्शन उसी टाइम के अंदर देनी थी, या फिर हाँ बोलता या फिर ना बोलता। या फिर अगर कोई टाइम उसमें फिक्स नहीं किया गया है तो उसको एक रीजनेबल टाइम के
वक्त रिजेक्शन देनी थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने बिना रिजेक्शन दे ही उन गुड्स को रिटेन कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, ए डिलीवर सम ज्वेलरी टू बी। ए ने क्या करा, बी को कुछ ज्वेलरी डिलीवर कर दी ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, या तो आप खरीद लो या फिर रिटर्न कर दो, इस बेसिस पर। कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं रखी है। पी प्लेज इट टू सी। अब बी ने क्या करा, इसको सी को प्लेज कर दिया, मतलब उसको दे दिया। इन केस ए हैज नॉट राइट अगेंस्ट सी। अब ए के पास सी को अगेंस्ट कुछ राइट नहीं रहता है। ही कैन ओनली रिकवर द प्राइस फ्रॉम बी, क्योंकि उसने बी के साथ कंडीशन रखी थी, बी के साथ अग्रीमेंट करा था सेल और रिटर्न बेसिस का। तो जो ए है वो सी से प्राइस नहीं रिकवर कर सकता, उसके अगेंस्ट उसके पास कोई राइट नहीं है। वो सिर्फ उसने डीलिंग किसके साथ करी थी, सिर्फ बी के साथ, तो वो सिर्फ ए जो है वो बी से प्राइस को रिकवर करेगा। नेक्स्ट केस है हमारा, ही डज समथिंग टू गुड्स विच ही इज इक्वलेंट टू एक्सेप्टिंग द गुड्स। या तो वो कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी कर दे जो कि ये माना जाए जो कि इसके इक्वल हो कि उसने गुड्स को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, ए सेंड टू बी अ वाटर मोटर ऑन अप्रूवल और रिटर्न इन मार्च 2016। अब ए ने क्या करा, बी को एक वाटर मोटर अप्रूवल और रिटर्न बेसिस पे मार्च 2016 में दे दी। बी टू रिटर्न इट आफ्टर ट्रायल इन अगस्त 2016। अब बी ने क्या करा, इसको ट्रायल करने के बाद अगस्त 2016 में रिटर्न कर दिया। हेयर मोटर कार हैज नॉट बीन रिटर्न इन अ रीजनेबल टाइम और फिक्स टाइम, जबकि उसने फिक्स टाइम मार्च 2016 तक रिटर्न अप्रूवल और रिटर्न का डिसाइड किया गया था, जबकि लेकिन बी ने उसको ट्रायल के बाद रिटर्न करा अगस्त में जाकर। यानी उसने जो रिटर्न है, यानी रिटर्न जो है वो लेट किया। हेयर मोटर कार हैज नॉट बीन रिटर्न इन रीजनेबल टाइम और फिक्स टाइम। इधर जो रीजनेबल टाइम और फिक्स टाइम में जैसा कि टाइम डिसाइड किया गया था, अगर टाइम ना ही डिसाइड किया जाता तो रीजनेबल टाइम में उसको रिटर्न कर देना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं करा। बी ने क्या कर लिया, अब बी को उसको पे करना पड़ेगा उसका प्राइस, यानी बी को उसका ओनर बनना पड़ेगा इस केस में, क्योंकि जैसा एग्रीमेंट में डिसाइड किया गया था उसको मार्च 2016 तक उसको रिटर्न कर देना है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो अगस्त 2016 में उसको रिटर्न करना है। तो इस केस में क्या होगा, बी के पास बाउंडेशन आ जाएगी कि उसको उसका प्राइस पे करना पड़ेगा। तो यही था आज की हमारी वीडियो में सेक्शन नंबर 24। सेक्शन नंबर 25 से हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।